अगस्त में जो इंडस्ट्री की टॉप परफॉर्मर थी, सिर्फ एक ट्वीट के कारण उन्होंने सुसाइड कर ली। इंडस्ट्री में 70 से 80% लड़कियों को धोखे से लाया जाता है और जब तक उनको सच पता लगता है, जब तक वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका होता है। मिया खलीफा ने इंडस्ट्री के अंदर 2014 से लेकर 2015 तक ही काम किया, यानी सिर्फ 1 साल। इंडिया ग्लोबली टॉप 5 कंट्रीज में से एक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के केस रजिस्टर होते हैं। एंड इंडिया एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने वाला ग्लोबली 3rd कंट्री है। आज इंटरनेट पे 8 मिलियन से भी ज़्यादा एडल्ट साइट्स मिल जाएगी, जो कि पूरे इंटरनेट का 4 से लेकर 12% तक कवर करती है। एडल्ट इंडस्ट्री हर महीने नेटफ्लिक्स, म्यूजिक इंडस्ट्री, इनफैक्ट हॉलीवुड इंडस्ट्री से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। पर इंडस्ट्री के अंदर एक्ट्रेस की सैलरी एक वेटर के एवरेज सैलरी से भी कम होती है। इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 36 से 40 साल की ही होती है। इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे इंडस्ट्री की इतनी गंदी और घिनौनी साइड, जिसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, क्यों एक्ट्रेस को ड्रग्स कंज्यूम करवाया जाता है, क्यों इंडस्ट्री के अंदर साल दर साल सुसाइड की रेट बढ़ती ही जा रही है, क्यों इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद कई एक्ट्रेस सुसाइड कर लेती है और इंडिया का क्या रोल है इस इंडस्ट्री के मेसिव ग्रोथ में। Verbatim told them, you guys are going to get me killed. There are millions of people, an estimated about 40 million Americans, Technology is giving more people, mostly men, easy access to pornography. who surf pornography online. A new study found that most kids are seeing adult material online. It's so hard to get out of porn. सेक्सुअल एक्सप्रेशन हमेशा से ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट रही है। आज जो कंपनी $100 से भी ज्यादा पैसा कमा रही है, उसकी शुरुआत पुराने समय के टेम्पल से ही हो गई थी। इंडिया के अंदर खजुराहो टेम्पल और कोनेट सन टेम्पल पर ओपनली इरोटिक स्कल्पचर्स बनाए गए थे, जो कि कोई वल्गैरिटी को नहीं, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ साइकिल के पार्ट को एक्सप्रेस करते थे। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जापान, रोम, ग्रीस में भी ऐसे स्कल्पचर्स बनाए गए। इनफैक्ट ग्रीस में तो ऐसी देवी का स्टैचू बनाया गया जो कि पूरी तरीके से न्यूड था और इन सब के साथ कामासूत्रा जैसे टेक्स्ट भी लिखे गए, जो कि सेक्स को एक साइंस और इमोशनल एक्सपीरियंस के रूप में एक्सप्रेस करते थे। देन 19वीं सेंचुरी में कैमरे का इन्वेंशन हुआ, तब कुछ लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का यूज न्यूड फोटोग्राफी के लिए किया। देन उन पिक्चर्स को सीक्रेटली हाई क्लास क्लाइंट्स को सेल किया जाता था, क्योंकि उस वक्त ऑन पूरी तरीके से इलीगल था। देन उसके बाद काफी सारी इरोटिक बुक्स बनने लगी, लाइक पेनी हील, द लस्टफुल टर्क एंड मेनी मोर, जो कि सीक्रेटली सर्कुलेट होती थी। एंड इन सबके बाद आया प्लेबॉय एरा। 1953 में ह्यू जेफनर ने प्लेबॉय बुक लॉन्च की, जो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में सेक्सुअलिटी को नॉर्मलाइज करने लगी और ये एडल्ट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1972 में पहली बार फर्स्ट एडल्ट फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम डीप थ्रोट था, जिसने ऑन को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदला। डीप थ्रोट की सक्सेस देखकर और काफी सारी एडल्ट फिल्म्स बनने लगी, लाइक बिहाइंड द ग्रीन डोर एंड डेविल इन मिस जॉन्स। 1980s में VHS टेप्स आए, जो कि लोगों के बीच में बहुत जल्दी पॉपुलर होने लगे। VHS टेप्स के कारण लोग अपने घर पे बैठकर ऑन एंजॉय कर सकते थे और सबसे मेन रीजन उनको प्राइवेसी मिलने लगी। VHS टेप्स उस समय एडल्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। विविड एंटरटेनमेंट VHS टेप सेल करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बनी, जिसने $100 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। 2000s में जब इंटरनेट नया नया पॉपुलर होने लगा, तब काफी सारे वीडियो प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होने लगे और इस कारण DVD की सेल्स सिर्फ 4 साल के अंदर ही 86% से ड्रॉप हो गई। मैट कीजर, स्टेफन मेनोस, फेरस एंटून और ओएसएम यूसेफ साल 2004 में इन 4 दोस्तों के ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि इनको इंटरनेट पे पैसा कमाने के लिए डिफरेंट नीचेस में वेबसाइट्स क्रिएट करनी चाहिए। एंड इन्होंने 2 सेगमेंट में पोर्न साइट्स क्रिएट की, पे टू वॉच एंड ट्यूब साइट्स। पहला सेगमेंट पे टू वॉच, जहां यूजर्स को कंटेंट देखने के लिए पैसा देना पड़ता था, और दूसरा सेगमेंट ट्यूब साइट्स, जिसके अंदर ऑन हब, टी हैमस्टर, टी वीडियोस, रेड क्यूब और ऑन ट्यूब जैसे साइट्स थे। और ऑन ट्यूब और रेड क्यूब का तो नाम भी यूट्यूब से कॉपी किया गया था। एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए ट्यूब साइट्स बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी, कुछ ट्यूब साइट्स पर रीपर्पस और रीअपलोड कंटेंट ही अवेलेबल थे, जिस कारण ट्यूब साइट्स पर इन लोगों को कॉपीराइट इश्यूज फेस करने पड़ते थे। और इस मसले को हल करने के लिए इन लोगों ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली और उसका नाम क्रेजर्स रखा गया। एंड इसके बाद ट्यूब साइट्स और पॉपुलर हुई और 2007 तक ही इन्होंने अपना दबदबा बना लिया। और उसी साल मैट कीजर ने एक डोमेन नेम परचेज किया, son.com नाम का,
जिसने भी काफी जल्दी एक ह्यूज पॉपुलैरिटी गेन की। अब जब बिजनेस इतना बढ़ने लगा तो लीगल इश्यूज और इंटरनल कंपटीशन से बचने के लिए इन चारों ने सेफ प्ले करने के लिए, सारी एडल्ट साइट्स छुपाने और ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पेरेंट कंपनी बनाई जिसका नाम था मैनविन। लेकिन 2010 में ही इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण उनको अपनी कंपनी बेचनी पड़ी और ये बिजनेस फेज तब आया जब फेबियन लोमन एंटर हुए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एसईओ एक्सपर्ट जो नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया करते थे। इस सॉफ्टवेयर ने ट्रैक किया कि कितने लोग एड्स और बैनर्स पे क्लिक कर रहे हैं। फेबियन ने अपने इन इनोवेटिव टूल्स से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करके एडल्ट वेबसाइट्स एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। 2006 में उन्होंने प्लेबॉय के राइट्स खरीदे और 2010 में उन्होंने Son.com और बाकी क्यूब साइट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। फेबियन के पास तब तक एक मोनोपोली क्रिएट हो चुका था। 2012 में फेबियन ने एक बड़ा स्टेप उठाया। उसने अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी मैनविन और एक और कंपनी जिसे उस वक्त फेबियन मैनसिव के नाम से जाना जाता था उसको मर्ज कर दिया और नया नाम रखा माइंडकिक। इस मर्जर के बाद सभी एडल्ट वेबसाइट्स, प्रोडक्शन हाउसेस और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स एक ही छत के नीचे आ गए। आज माइंडकिक एडल्ट एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक ऐसा एम्पायर है जिसमें फ्री क्यूब से लेकर प्रीमियम प्रोडक्शन हाउसेस तक सब कुछ अवेलेबल है और सब एक ही कंपनी के अंडर में है। ये जर्नी 2004 में शुरू हुई और आज एक डार्क, सीक्रेटिव और हाईली मोनोपोलाइज्ड बिजनेस मॉडल बन चुकी है। इसका पीछे का सिस्टम इतना डिटेल है कि आम इंसान को इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है और ये कंपनी हमारे समय के सबसे सीक्रेटली बिजनेस में से एक है। डेटा के अकॉर्डिंग 2023 के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्री की टॉप वेबसाइट ऑन ट्यूब पर अप्रोक्सीमेटली 1.7 मिलियन पीसेस ऑफ कंटेंट अपलोड हुए, जिसमें से 1.09 मिलियन वीडियोस फॉर्मेट में थे एंड 594,000 फोटो फॉर्मेट में। एंड डेटा ये भी शो करता है कि लीडिंग वेबसाइट ऑन ट्यूब पर एवरेज 5.25 बिलियन मंथली विजिट्स आए एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट टी वीडियोस पर 3.47 बिलियन मंथली विजिट्स आए और हर दिन ऑन साइट्स पर 115 मिलियन से भी ज़्यादा विजिट्स आते हैं। जब तक आपने ये वीडियो देखा तब तक इंडस्ट्री ने इतने रुपए कमा लिए। ऑन इंडस्ट्री का ग्लोबल रेवेन्यू $100 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 8.3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू से 2.5 गुना ज़्यादा है। पर सवाल ये उठता है, अपने 2 मिनट के प्लेजर के लिए एक्टर्स को उतनी इज्जत मिल रही है? मियां ने एडल्ट इंडस्ट्री 2014 में ज्वाइन की और लगभग 1 साल बाद 2015 में ही इंडस्ट्री को लीव कर दिया, जिसका रीजन पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल नहीं था। एडल्ट इंडस्ट्री हर महीने नेटफ्लिक्स, म्यूजिक इंडस्ट्री, इनफैक्ट हॉलीवुड इंडस्ट्री से भी ज्यादा पैसा जनरेट कर रही है, लेकिन जो पैसा ऊपर से दिख रहा है वो परफॉर्मर्स तक पहुंचता ही नहीं है। फीमेल एक्ट्रेस को एक नॉर्मल वीडियो शूट करने के $500 से $1,000 ही मिलते हैं, यानी लगभग 40 से 80 हज़ार रुपए, और मेल एक्टर्स को $200 से $500, यानी लगभग 16 से 41 हज़ार रुपए। इंडस्ट्री का रूल बिल्कुल सिंपल है, जितना एक्सट्रीम सीन उतना पैसा। मियां ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अब तक इंडस्ट्री से सिर्फ $12,000 ही कमाए हैं, बट उनकी वीडियो से आज भी इंडस्ट्री के लोग करोड़ में पैसा कमा रहे हैं। बट अभी भी एक सवाल है, आखिर मियां ने इतनी जल्दी इंडस्ट्री लीव क्यों करी? लाना रोड्स, एड्रीना चेचिक, ब्री ओसलन एंड काफी सारे एक्स पॉर्न स्टार्स ने इंडस्ट्री की डार्क साइड ओपनली बताई। लाइक एक्टर्स को कैसे ह्यूमिलिएट किया जाता है, एक्टर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, एक्टर्स को फोर्स किया जाता है ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए। अगस्त एमएस 2014 से लेकर 2017 के टॉप परफॉर्मर, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी और इंडस्ट्री में एंटर होने के 4 साल बाद ही अपने आप को फांसी लगा ली। रीजन सिर्फ इतना कि एमएस ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा कि उसको गे के साथ शूट नहीं करना है, जिसका रेफरेंस उसने उस ट्वीट के अंदर ही दिया हेल्थ इश्यूज को लेकर। इंडस्ट्री की तरफ से एमएस को इतना बैकलेस आने लगा, सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग हुई कि अगस्त एमएस ने डिप्रेशन में आके अपने आप को 5 दिसंबर 2017 को फांसी लगा ली। सेकंड केस ओलिविया लुआ, जिसने सिर्फ 1.5 साल इंडस्ट्री के अंदर काम किया और इतनी टूट गई कि उसका अंतिम दिन एक ट्रीटमेंट सेंटर के छोटे से कमरे में बीता और इनकी मौत की वजह थी वो ड्रग्स जो इंडस्ट्री इनके हाथ में बार बार थमा रही थी। असल में इंडस्ट्री की चपेट में आकर काफी सारी एक्ट्रेस सुसाइड कर चुकी है, लाइक टेरा व्रे। ये वो पॉपुलर नेम्स है जो दुनिया के सामने आए और इन सब का मेनली रीजन 2 ही है, इंडस्ट्री के वजह से लिए गए डिप्रेशन और ड्रग्स। आपने कभी ना कभी एडल्ट कंटेंट जरूर कंज्यूम किया होगा, नहीं किया? एक्चुअली आपके 2 मिनट का प्लेजर एक एक्ट्रेस के लिए जिंदगी भर के ट्रॉमे से कम नहीं होता।
आपने अब तक जितने भी ऑन वीडियोस कंज्यूम किए हैं उनमें से लगभग 90% वीडियोस में एक्टर्स को पता ही नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं। एक टिपिकल पॉर्न सीन या पॉर्न वीडियो 20 से 30 मिनट तक चलती है और एक वीडियो को शूट करने के लिए एक्टर्स को पूरा दिन सेट पे बिताना होता है। अगर किसी एक्ट्रेस को पेन, इंजरी या ब्लीडिंग होती है तो उसको भी ये लोग एज अ पार्ट ऑफ जॉब कंसीडर करते हैं। ग्लोबली ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 से 73 ईयर्स की होती है। अब जाहिर सी बात है कोई भी ह्यूमन इतनी देर तक सेक्सुअल एक्टिविटी कर ही नहीं सकता, तो इस रीजन से एक्टर्स को ड्रग्स कंज्यूम करवाया जाता है और इस कारण के चलते एक एवरेज पॉर्न स्टार की लाइफ एज एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 36 से 38 साल की रह जाती है। हर साल हजारों पॉर्न एक्टर्स इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, जिसमें से 90% एक्टर्स एक साल के अंदर ही डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बुरी है तो एक्टर्स आ क्यों रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। इस इंडस्ट्री का सबसे गंदा और घिनौना सच, अगर इंडिया के अंदर किसी भी लड़की या लड़के का किडनैप हो जाता है तो सबको यही लगता है कि उसके हाथ और पैर काट के कहीं ना कहीं भीख मंगवाएंगे, बट रियलिटी बिल्कुल अलग है। UNODC के मुताबिक हर साल 6 से 8 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, जिसमें से 70% लड़कियां होती है और बाकी के 30% लड़के, और 70% लड़कियों में से 50% लड़कियां सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए फोर्स की जाती है। NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर हर साल 20,000 से भी ज़्यादा केसेस ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन में रजिस्टर किए जाते हैं। अब इंडस्ट्री के कारण ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ही एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं है जिसके कारण एक्टर्स एंटर किए जाते हैं। कई एक्ट्रेस जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, जिनको पैसों की बहुत ज़्यादा नीड होती है, वो मजबूरन इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाती है और गलती से इस इंडस्ट्री का पार्ट बन गई तो निकलना तो वैसे ही मुश्किल है। और कई एक्ट्रेस जिनको मॉडलिंग या हॉलीवुड एक्टर बनना होता है, जो अपने स्ट्रगलिंग फेज में होती है, उन लड़कियों को फंसाने के लिए पूरा सेटअप प्लान तैयार किया जाता है। पहले उनका लोकल एजेंट से कांटेक्ट कराया जाता है और एक्टर बनने का बिलीव दिया जाता है और फिर पोर्टफोलियो बनवाकर नकली कास्टिंग डायरेक्टर से भी मिलवाया जाता है। फिर उनको प्राइवेटली होटल रूम्स में ले जाके एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब इसके बाद उन एक्टर्स को 2 तरीके से इंडस्ट्री का पार्ट बनाया जाता है। पहला, इमोशनली ब्लैकमेल करके कि एक फोटो डालनी है ब्ला ब्ला, अगर उसके बाद लड़की फंस गई और उस लड़की की फोटो या वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो गई तो लड़की वैसे भी घर नहीं जा सकती, क्योंकि इंडिया हो या USA, अगर ऐसा कंटेंट इंटरनेट पे आ गया तो सोसाइटी से पहले लड़की के माँ बाप ही उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। फिर लड़की के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, पहला सुसाइड करके अपना जीवन खत्म करना और दूसरा इंडस्ट्री ज्वाइन करके वीडियो बनाना, क्योंकि वहाँ से 4 पैसे तो आ ही जाते हैं। इंडिया के अंदर पोर्नोग्राफी का लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये कम्प्लीटली लीगल भी नहीं है और कम्प्लीटली इलीगल भी नहीं है। 18+ का एक एडल्ट बच्चा अपने घर पे प्राइवेटली पोर्न देख सकता है, ये बिल्कुल लीगल है, पर 18 से पहले नाबालिग बच्चा जो पोर्न देखता है वो बिल्कुल इलीगल है। उड़ाया के अकॉर्डिंग 2016 में यूपी एंड बिहार के अंदर 47% लड़के पोर्न के एडिक्ट थे, जो कि 18 साल से भी कम एज के थे। और इंडिया के अंदर पोर्न बनाना और बेचना भी बिल्कुल इलीगल है। अब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 2018 में 857 से भी ज़्यादा पोर्न साइट्स बैन हुई जो कि इंटरनेट पे अपलोड थी, बट तुमको आज भी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जो कि इंडिया से ही अपलोड हुई है। देखो, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट, किसी कंपनी या किसी पार्टिकुलर पर्सन को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में जो भी बताया वो सब इंटरनेट पे जो डेटा है और एक्स पॉर्न स्टार्स के इंटरव्यू और पॉडकास्ट के बेसिस पे बताया है। इंडस्ट्री हमेशा उस बात को हाइड करने की कोशिश करती है जिस वजह से उसकी मार्केट में इमेज खराब हो, और ये जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आई है वो एक्स पॉर्न स्टार्स ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई है। और एंड में ये जरूर कंफर्म हो गया कि इंडस्ट्री के अंदर एक परफॉर्मर को एज अ प्रोडक्ट ही यूज किया जाता है। ऑन इंडस्ट्री सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड ही नहीं बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जो इंसान के इमोशंस, डिग्निटी और मेंटल हेल्थ को कंज्यूम करता है। हर क्लिक के पीछे एक नादान की चीखें होती है जो सिर्फ चंद पैसों के लिए छुप जाती है। अगस्त एमिस, ओलिविया लुआ सिर्फ 2 ऐसे एग्जाम्पल्स है उन जिंदगी के जिन्होंने इंडस्ट्री के दबाव में आके अपनी जान ले ली। और अगर तुमने एक भी वीडियो इन साइट से कंज्यूम किया होगा तो अब तक तुमको खुद के ऊपर गिल्ट फील हो रहा होगा। और अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखा है तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आखिर क्यों
मिया खलीफा ने इस इंडस्ट्री को 1 साल के अंदर ही छोड़ा होगा। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जिस्म बेचकर जिंदा तो है मगर हर रोज थोड़ा थोड़ा मर जाती है। जो दुनिया हंस के देख लेती है उसके पीछे एक माँ की बेटी छुप जाती है। ओके, दैट्स माय फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारा वक्त लिया। यूट्यूब बेसिकली इस टाइप की वीडियो की रीच रोक देता है, मैक्सिमम केसेस में डिमोनेटाइज ही कर देता है। अगर आपको ये वाली वीडियो शॉकिंग या इमोशनल लगी तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में उसको भेजो, उसको शेयर करो जिसको पॉर्न देखने की एडिक्शन है। एंड कमेंट्स में आप बता सकते हो कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ सुधार करना है। एंड कमेंट में आप बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हो। बाय।